तो बच्चों ये हम बात कर रहे थे CO2 की। तो अगला जो हमारे पास कारक होता है, बाह्य कारक, वो होता है CO2, और CO2 की सांद्रता की हम बात करते हैं। तो CO2 की सांद्रता क्या होती है? अब चीज़ आप जानते हैं बच्चों कि इस पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर, तो 78% क्या होती है हमारे पास, जो होती है नाइट्रोजन होती है, और जो 21% होती है वो आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 0.03% क्या होती है CO2। CO2 का अमाउंट कितना है हमारे वातावरण में, वायु में, वो कितना है 0.03% का होता है, जानते हो आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, ये क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है कई बार कि सीमाकारी कारक कौन सा होता है। तो ध्यान रखना हमेशा, CO2 एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। सीमाकारी मतलब कि इसके उपस्थिति जो अमाउंट होता है उसका कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दोनों व्यवस्था में क्या करता है, ये प्रकाश दर को प्रभावित करता है। ठीक है। CO2 की सांद्रता में 0.05 तक वृद्धि के कारण CO2 की यौगीकरण की दर में वृद्धि होती है। अब आप समझना मेरी बात को जो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये कि 0.03 हम मानते हैं, 0.03 से 0.05 तक अगर जाती है परसेंटेज, 0.03 से 0.05 तक जाती है, तो क्या होगा, PSR बढ़ेगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। प्रेजेंट टाइम में हम मानते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो 0.04 हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में कितना हो चुका, कि आप पढ़ते हो पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, CO2 लेवल बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो प्रेजेंट टाइम में इसका अमाउंट माना जाता है कि 0.04 तो हो चुका है, और कहाँ तक बढ़ेगी, 0.05 तक। लेकिन जिस गति से CO2 की मात्रा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर ये बढ़ती रही और ये लेवल 0.05 को क्रॉस कर गई, इस वाले लेवल से ऊपर चली गई, तो माना जाता है कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे, याद करो जहाँ हमने पढ़ा था रंध्रों पर प्रभाव पड़ा था कि CO2 की सांद्रता अधिक होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, और जब रंध्र बंद हो गए तो गैस विनिमय पे भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.05% से यदि CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है, कम हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है। कब, इस मात्रा से लंबे समय तक प्रभाव, एकदम नहीं होगा, लंबे समय तक इसका प्रभाव रहने पर पौधे में उत्पादन घट जाती है। तो देखो मैंने यहाँ क्लियर कट लिखा है, जो आपके NCERT में लिखा है कि CO2 की सांद्रता में 0.05 तक वृद्धि के कारण CO2 के यौगीकरण की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, कब तक, इस बार, लेकिन इससे अधिक मात्रा लंबे समय तक क्षतिकारी हो सकती है। यदि 0.05 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, क्षतिकारी हो जाती है, अर्थात वो प्रकाश दर को कम कर देती है पौधे में। ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर वातावरण की मात्रा 0.05 ज़्यादा हो गई, वैज्ञानिक परेशान है। क्यों, कि अगर जिस दर से बढ़ रही है CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर पर्यावरण में, वैसे अगर ये बढ़ती रही तो अगले 50 से 100 सालों में ये संख्या 0.05 पहुँच जाएगी, और जब 0.05 पहुँच गई, उससे ऊपर जाने के बाद क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, और इसमें पौधे पर, पादपों पर इसके नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बनना कम हो जाएगी। तो ये एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है जो हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह पढ़ना है दर, वो इकोलॉजी वे में है कि C3 और C4 पादप, हम बात कर रहे हैं दो तरह के पादप होते हैं। तो C3 और C4 पादप CO2 सांद्रता पर भिन्न अणुक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है। C3 और C4 पादप दो तरह के दर्शाते हैं, एक प्रकाश की तीव्रता के आधार पर, दूसरा CO2 की मात्रा के आधार पर। निम्न प्रकाश तीव्रता, अगर प्रकाश तीव्रता कम होती है तो C3 और C4 दोनों ही हाई CO2 के साथ अनुक्रिया नहीं करते हैं। तो अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो ये भी अनुक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर तीव्रता हाई होती है, अधिक होती है, उच्च प्रकाश तीव्रता होती है, तो C3 और C4 दोनों पादपों में प्रकाश दर में बढ़ोतरी हो जाती है।
तो ये मान रहे हैं हम लोग कि CO2 की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश सांद्रता तो बढ़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तीव्रता भी अधिक होनी चाहिए। तो तीव्रता प्रकाश दोनों ही क्या होंगे, अधिक होना चाहिए, पहली बात। लेकिन अगर हम दोनों की कंपेरिजन करें C3 और C4 प्लांट के अंदर, तो इनमें अंतर नजर आता है। कैसे आता है देखो, C4 उत्पादन लगभग 360 माइक्रोलीटर % हो जाते हैं। तो CO2 जो होती है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 360 है। तो C4 पादप जो होते हैं ये 360 पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C3 पादप 450 पर संतृप्तता दर्शाते हैं। तो लगभग 100 ppm का डिफरेंस आ गया, 100 माइक्रोलीटर का डिफरेंस आ गया यहाँ पर 350 450। तो इनमें क्या हुआ कि CO2 जो C3 पादप होते हैं वो अधिक CO2 पर भी प्रकाश संदर्भ को चाहते हैं, अधिक CO2 सांद्रता पर भी प्रकाश संदर्भ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखा है C3 पादप उच्चतर CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करते हैं। किस पे करते हैं, उच्चतर CO2 सांद्रता पर भी अनुक्रिया करते हैं, जिससे PSR बढ़ जाती है। यहाँ क्या लिखा है, C3 पादप जो होते हैं वो उच्चतर CO2 हाई CO2 पर भी अनुक्रिया करते हैं, जिससे PSR बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि C4 पादपों पे हाई CO2 होने पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। इसलिए ग्रीन हाउस फसल जो जितनी ग्रीन हाउस होती है, जो बंद कमरे में उगाई जाती है ग्रीन हाउस के अंदर, उनमें टमाटर है, खीरा है, मिर्च इत्यादि को CO2 से भरपूर वातावरण में रखने पर वृद्धि रहती है, ताकि उच्च पैदावार हो सके। यदि CO2 की मात्रा अधिक होगी तो क्या करेंगे, ये अधिक मात्रा में CO2 फिक्स करेंगे, और अधिक मात्रा में CO2 फिक्स करेंगे तो क्या होगा, उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। बात समझ आ गई, प्रकाश अधिक होगा, प्रकाश अधिक होगा तो क्या होगा, अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। तो ये कहा जा रहा है कि यदि हमारे पास जो पादप है, C3 पादप है, उनको यदि CO2 की मात्रा दे दी जाए तो अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे, लेकिन अप टू ए लिमिट, क्योंकि उसमें भी अगर 0.05 ज़्यादा हो जाती है तो वो पादप भी फिर आगे प्रकाश संदर्भ क्या करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे। क्लियर है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे आता है बच्चों, वो आता है CO2 संतुलन बिंदु। कंप्रेशन तो लाइट के लिए था, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से कंप्रेशन बिंदु मतलब क्या हुआ कि CO2 की मात्रा, CO2 की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली CO2 और श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब जितनी पौधे CO2 छोड़ रहे हैं उतनी CO2 क्या हो जाए, काम में आ जाए, विनिमय ना हो उसका, उसे बोलते हैं CO2 संतुलन बिंदु। कैसे, CO2 की सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली CO2 व श्वसन में मुक्त होने वाली CO2। प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम आती है और श्वसन में मुक्त होती है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, वही प्रातःकाल और सायंकाल, प्रातःकाल और सायंकाल। प्रातःकाल में क्या हुआ, मुक्त होने वाली CO2 और उस रहने वाली O2, वहाँ हम बात कर रहे थे। यहाँ पे भी कंडीशन कर रही है कि प्रकाश में काम आने वाली CO2 व श्वसन में प्रयुक्त होने वाली CO2, श्वसन में मुक्त होती है, प्रकाश में प्रयुक्त होती है, दोनों ही का मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं CO2 संतुलन बिंदु कहते हैं। और C3 और C4 पादपों के लिए अलग होता है, ये क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका। C4 पादपों के लिए संतुलन जो बिंदु होता है बच्चों वो 8 से 10 ppm होता है, और C3 पादप में ये संतुलन बिंदु 40 से 100 के बीच हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इस ppm पर ये शो होगा और इस ppm पर ये शो होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने मॉड्यूल में ग्राफ दिया हुआ है, आप उसको देखना, आपको समझ में जाएगा। तो ये आपका था बाह्य कारक में CO2 की सांद्रता। क्लियर है, 3 बातें याद रखनी है आपको इस CO2 सांद्रता के अंदर। पहला, कंपोजिशन पॉइंट ऑफ CO2 C4 पादप के लिए कौन सा होता है, C3 के लिए कौन सा होता है। दूसरा, C3 के लिए सांद्रता और C4 की सांद्रता 350 और 450। और लास्ट में तीसरा, सीमाकारी कारक कौन सा होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो क्या आएगा, CO2 होता है। क्लियर है, ये 3 पॉइंट हुए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे बच्चों, वो है आपके आंतरिक कारक, इंटरनल जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में सबसे पहले हम बात करते हैं पर्णरहित की मात्रा। एक पौधे की जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल अणु कितने हैं, मतलब हर एक सेल जो होती है एक क्लोरोप्लास्ट होता है, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं एक पत्ती के अंदर, जो कोशिका है उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अणु कितने हैं।
तो क्लोरोफिल अणुओं की जो मात्रा होती है उसके आधार पर निर्भर करता है कि प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा या कम होगा। यदि क्लोरोफिल अणुओं की मात्रा ज़्यादा होती है तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, और क्लोरोफिल अणुओं की मात्रा कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम होगा। तो क्या हुआ, क्लोरोफिल मात्रा क्यों काउंट की हमने, क्योंकि 1 ग्राम क्लोरोफिल हम बात करते हैं एक पत्ती के अंदर जितने भी होते हैं, कि हमारे पास जितने ज़्यादा क्लोरोफिल होंगे उतनी ज़्यादा ही CO2 क्या होगी, फिक्स की जाएगी, उतने ज़्यादा क्या होगा, प्रकाश अंदर बढ़ जाएगी। और प्रति ग्राम क्लोरोफिल अणुओं द्वारा CO2 का जो स्थिरीकरण किया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारे पास लगेगा क्लोरोफिल की मात्रा होती है, तो प्रति ग्राम की CO2 होती है, वो हमारे पास वजन बनाता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा था कि इस पृथ्वी पे जितने भी पादप हैं, इस पृथ्वी पे जितने भी पादप हैं, स्थलीय पादप बता रहा हूँ, जितने भी पादप हैं वो 1 वर्ष के अंदर 4 × 10⁻13 किलोग्राम CO2 को स्थिर करते हैं। मतलब 4 × 10⁻13 किलोग्राम CO2 जो होती है इस एटमॉस्फेयर के अंदर उसको स्थिर कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और उसको स्टार्च में, शुगर में, पादप के अंदर स्टोर फूड में बदल देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो एक क्वेश्चन आता है मेडिकल के अंदर आपके कि प्रति वर्ष कितनी CO2 स्थिरीकरण की जाती है पादप जगत द्वारा, तो कितनी आएगी, 4 × 10⁻13। तो मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे देखो जरा, जैव मंडल में प्रतिवर्ष पादप भी 4 × 10⁻13 kg CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है, दूसरा कारक आता है उत्पाद क्या होता है, तो आपको पता है ये बात, हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्पाद की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण जो उत्पाद बनता है उसकी मात्रा यदि बढ़ जाती है तो भी प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाता है, फीडबैक इनिबिशन हो जाता है। फीडबैक इनिबिशन मतलब प्रकाश संश्लेषण दर को कम कर देता है। इसका कारण क्या होता है कि आपने पता है ये प्रकाश संश्लेषण दर क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या होता है, उसको तुरंत सुक्रोज में बदल दिया जाता है, और सुक्रोज को फ्लोएम में डाउनलोड करके लोडिंग करके काम भेज दिया जाता है, रूट की साइड भेज दिया जाता है, परिवहन कर दिया जाता है उसका। अपन ने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन, सोर्स सिंक, अपना मूंच हाइपोथेसिस पढ़ी थी। तो यहाँ पे वही कंडीशन हो रही है, यदि वो जो बनेगा ग्लूकोज जो बनेगा, शुगर जो बनेगी, यदि वो लीफ में रह जाती है, मेजोफिल कोशिकाओं में रहती है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में रहती है, तो प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। तो उत्पाद लिखा है मैंने यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण उत्पाद की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है, अतः उत्पाद को फ्लोएम में लोड कर दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा, दर कम हो जाएगी, इसलिए उस उत्पादन को कंज्यूम करने के लिए उसको बार बार में फ्लोएम में लोड करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है लीफ एनाटॉमी। पर्ण की संरचना होती है, पर्ण जो होती है उसकी संरचना होती है, लीफ ओरिएंटेशन बोल सकते हैं इसको, कि नई पत्ती और पुरानी पत्ती। अगर मैं पूछूं आपसे कि नई प्रकाश ज़्यादा किस में होगा, नई पत्ती में, पुरानी पत्ती में, तो आंसर क्या आएगा, नई पत्ती में। नई पत्ती में मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, इसलिए क्या होगा, नई पत्तियों के अंदर प्रकाश दर ज़्यादा होगी, पुरानी पत्ती में प्रकाश दर क्या होगी, कम होती है। एक चीज़, इसके अलावा हम बात करें कि हमारे पास जो पत्ती है उसका विन्यास कैसा है, पत्ती का साइज़, पत्ती में जो रंध्र की उपस्थिति, पत्ती का जो ओरिएंटेशन होता है, विन्यास होता है, नंबर ऑफ लीफ, पत्तियों की संख्या पादप में कितनी है, उसके आधार पर भी प्रकाश डिपेंड करता है। समझ आ गया, ज़्यादा पत्तियाँ होंगी ज़्यादा प्रकाशन होगा, पत्तियाँ कम होंगी कम प्रकाशन होगा, पत्ती का साइज़ ज़्यादा होगा ज़्यादा प्रकाशन होगा, छोटा होगा साइज़ तो कम प्रकाशन होगा, ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बच्चों थे आंतरिक कारक। क्लियर है, तो आपके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हुए, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अलग से पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट में है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ नियम। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, उसमें प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए कुछ नियम समझाए गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण दर होती है वो कैसे प्रभावित होती है, उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, और ये नियम है 3 जो आपके दिए गए हैं। पहला नियम है आपका ब्लैकमैन का सीमा कार्य नियम, दूसरा है लेविंग का न्यूनता का नियम, और तीसरा है कार्डिकल पॉइंट कॉन्सेप्ट, कार्डिकल बिंदु संकल्पना। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ब्लैकमैन का सीमा कार्य नियम। तो ब्लैकमैन तो आप जानते हो, डायरेक्शन दी थी ब्लैकमैन ने, उन्हीं ने एक सीमा कार्य नियम था। उन्होंने कहा कि यदि कोई एक क्रिया निश्चित वेग से चल रही है, यदि कोई क्रिया एक निश्चित वेग से चल रही है तो उस क्रिया का सीमाकारी कारक वह होगा जो सबसे कम मात्रा में होगा। ठीक है, ब्लैकमैन का सीमा कार्य नियम। ठीक है,
उन्होंने कहा कोई अगर रिएक्शन चल रही है तो उस रिएक्शन के अंदर उस कारक जो फैक्टर जो कारक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जिसकी मात्रा कम होगी। अर्थात जो एक कारक है, छोटा सा कारक है, इसकी मात्रा कम है परंतु उस पर पूरी क्रिया निर्भर करती है, वो सीमाकारी कारक कहलाता है। जैसे मैंने बताया था आपको CO2 सीमाकारी कारक है। क्यों? CO2 की अमाउंट हमें बहुत कम चाहिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, परंतु CO2 अमाउंट क्या है, कम चाहिए। लेकिन उसकी थोड़ी सी मात्रा है, यदि उसमें परिवर्तन हो जाता है तो प्रकाश दर घटती है, बढ़ जाती है। तो किसी भी क्रियाविधि के लिए जो क्रिया चल रही है उसके लिए वह कारक सीमाकारी होता है जो न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मतलब हर एक कारक का अपना इम्पोर्टेंस है। यदि एक कारक को हमने डिस्टर्ब किया तो या कम कर दिया या उसकी न्यूनतम अमाउंट उसको कम कर दिया, उसके बाद वो क्रिया बंद हो जाती है। क्लियर है? इसे ब्लैकमैन नाम दिया सीमाकारी कारक सिद्धांत। दूसरे नंबर पर साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है लिविंग का न्यूनता का नियम। लिविंग आए साइंटिस्ट। लिविंग ने कहा क्रियाविधि के अंदर वह कारक सीमाकारी होता है जिसकी मात्रा न्यूनतम होती है। बात उन्होंने एक ही कही है, कहने का वेल अलग है। वो रिएक्शन में बताया कि ये मात्रा जो होती है सीमाकारी कारक कहलाता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो क्रियाविधि को प्रभावित करता है, वो कारक सीमाकारी था। ये तो कहा ब्लैकमैन ने। लेकिन लिविंग ने क्या कहा, वह कारक जिसकी मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। मतलब हर एक कारक का निश्चित अनुपात होता है, अगर उस अनुपात से कम हो जाता है, उस अनुपात से कम हो जाता है तो वह क्या होगा, न्यूनता नियम कहलाएगा। तो हर एक कारक का निश्चित अनुपात ही होता है। किसी भी कारक की न्यूनतम वह मात्रा जिससे क्रियाविधि प्रभावित होती है वह कारक न्यून कारक कहलाता है। ठीक है, ये था लिविंग का न्यूनता का नियम। दोनों सेम है लगभग, अंतर कहने का बात का अंतर है। तीसरा जो आता है वो आता है कॉर्टिकल पॉइंट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहते हैं, वॉन सैक साइंटिस्ट ने बताया, वॉन सैक ने समझाया था। इन्होंने कहा कि किसी भी अभिक्रिया के लिए 3 मुख्य बिंदु होते हैं। किसी भी अभिक्रिया के लिए 3 मुख्य बिंदु होते हैं और इन बिंदुओं को कॉर्टिकल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहता है, कॉर्टिकल पॉइंट, कुछ हिंदी में बोला जाता है क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। ये बिंदु 3 होते हैं कॉर्टिकल पॉइंट किसी भी क्रिया के लिए। एक न्यूनतम मिनिमम होता है, एक अनुकूलतम होता है और एक अधिकतम होता है। अर्थात इस पर वो क्रिया प्रारंभ होगी, इस पर वो अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, और इस पर अधिकतम होने पर क्या होगा, वो क्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल सिंपल देता हूँ मैं आपको। एंजाइम के लिए हम बात करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वेकर कहते हैं जिन्हें हम लोग, उसमें क्या होता है, क्या होता है एंजाइम बताइए। एंजाइम में एक न्यूनतम तापमान चाहिए होता है, न्यूनतम जिसमें वो क्रिया प्रारंभ करता है, फिर वो क्रिया बढ़ जाती है, वो अनुकूलतम तापमान होता है, और तापमान अधिक होने पर एंजाइम नष्ट हो जाता है तो क्रिया रुक जाती है। 3 बिंदु हो गए। हम जो भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, इसलिए बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाते हैं, ऐसे वो चीज़ खराब नहीं होती है, वो न्यूनतम हो गया। तो किसी भी बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए, जीवाणु की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम तापमान चाहिए। जैसे मैंने कहा फ्रिज का टेम्परेचर हमारा होता है वो 7 से 8 डिग्री 10 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री मानते हैं हम, 4 से अलग नहीं होता है, तो 4 डिग्री होता है, उसमें बैक्टीरिया वृद्धि नहीं करते। लेकिन अगर फ्रिज के बाहर रखा है, टेम्परेचर कितना दिया है, 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर है, 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होगा, जीवाणु वृद्धि करना शुरू कर देंगे। और वो टेम्परेचर बढ़ के कहाँ से हो जाए, 20 से 35 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो गया, उसमें मैक्सिमम वृद्धि करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या होगा, एंजाइम नष्ट हो जाएंगे, वृद्धि नहीं होगी। तो हर एक क्रिया जो होती है उसमें 3 बिंदु होते हैं। एक न्यूनतम बिंदु जहाँ वो प्रारंभ होती है, दूसरा अधिकतम जहाँ वो क्रिया बंद होने देती है, बाउंड्री आती है, और बीच में अनुकूलतम जहाँ वो मैक्सिमम क्रिया करती है, वो अनुकूलतम क्रिया होता है। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा था हमने कि ताप, कि प्रकाश संवेदन के लिए ताप, अनुकूलतम तापमान क्या होता है, 20 से 35 डिग्री होता है, पढ़ा था ना अभी। उससे कम, 20 से कम होने पर तापमान कम होगा तो क्या होगा, प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी, और 35 से 40 ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तापमान होने पर एंजाइम विकृत हो जाएंगे और क्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 नियम ये थे जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित
नियम। बच्चों, आपके इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में है, वो है आपका कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी या रसोप्रासरणी परिकल्पना। क्या है परिकल्पना, हम इसकी बात करें। इस परिकल्पना के अनुसार प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन, ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो आपने पढ़ा था चक्रीय अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिकरण जो पढ़ा था आपने, उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च में जाता है, उच्च से निम्न में आता है तो एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार समझाया गया है कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, अर्थात एटीपी का निर्माण कैसे होता है और किस कारण से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी सांद्रता में परिवर्तन आता है, उस चीज़ को समझा जाता है। तो इस सिद्धांत को देने के लिए जो सिद्धांत था प्रतिपादित किया था वो साइंस थे पीटर मिशेल। पीटर मिशेल ने श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए ही थ्योरी दी थी, कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए हम बाद में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के परिवहन को समझा जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? पीटर मिशेल साइंटिस्ट थे जिसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन आ चुका मेडिकल में कि कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी रसोप्रासरणी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आएगा पीटर मिशेल, पहला। दूसरी चीज़ कि इस क्रियाविधि में हम प्रकाश से होने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब H+ और E-, इनके बारे में बात करते हैं। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हम कहाँ करते हैं बात, जहाँ हम बात करते हैं ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें प्रकाशीय विक्रिया ग्रेना में होती है, ये बात आपको पता ही सबको। हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की, यहाँ ग्रेना में होती है। ग्रेना सेंटर पार्ट होता है, इसमें ग्रेनम होते हैं बहुत सारे और प्रत्येक ग्रेनम में थैलेकोइड पाया जाता है। तो हमने लिखा है सीधा ग्रेनम जो होता है, सेकेंड ग्रेनम थैलेकोइड से होता है और प्रत्येक थैलेकोइड एक दोहरी झिल्ली संरचना होती है। कैसे होती है? दोहरी झिल्ली संरचना होती है। इसके मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसे बोलते हैं थैलेकोइड गुहा। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड गुहा कहते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए, फिर डायग्राम समझाएंगे आपको। थैलेकोइड गुहा कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक डायग्राम यहाँ समझाऊँ आपको। ये हमने पढ़ा था, थैलेकोइड होता है सिक्के की गड्डी के समान, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसे जो दोहरी झिल्ली होती है, एक होती है बाह्य झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली, और इसे बोलते हैं गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। ये कौन सी है? बाह्य झिल्ली है। और ये कौन सी अंदर वाली? आंतरिक झिल्ली है। कौन सी है? आंतरिक झिल्ली है। और ये गोलाकार डिस्क संरचना क्या है? ये क्या है? थैलेकोइड है। क्या है? एक थैलेकोइड। इस थैलेकोइड की बाह्य सतह पे क्या पाए जाते हैं? आपको पता ही है, क्वांटोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्वांटोसोम पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में जो रिएक्शन होती हैं, ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जल का प्रकाशिक विवर्तन होता है, वो कहाँ होता है? थैलेकोइड की झिल्ली होता है। थैलेकोइड पर क्या होता है? प्रकाश, क्वांटोसोम होते हैं, तो उनमें क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश का जलापटन होता है और उस प्रकाश के जलापटन से, जल के प्रकाश के विवर्तन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हम दे रखे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज होता है सिस्टम में, H+ आयनों की सांद्रता क्रमिक रूप से थैलेकोइड गुहा में बढ़ती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रोटॉन प्रवणता के कारण एटीपी का निर्माण होता है। क्या कहता है ये? प्रोटॉन प्रवणता के कारण क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ये सिद्धांत कहता है कि इस गुहा में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं, और इसलिए प्रोटॉन अंदर से बाहर आते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और उस ऊर्जा पर से एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर है? तो अब बात यहाँ पे आती है कि थैलेकोइड गुहा में प्रोटॉन की संख्या क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है?
तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो 3 बात होती है कि थैलेकॉइड गुहा में H+ आयनों की क्षमता स्ट्रोमा की तुलना में अधिक होने के निम्न कारण है। कितने कारण है? 3 कारण दे रखे हैं, 1, 2 और ये 3। पहला क्या होता है? जल का प्रकाशीय विवरण होता है। थैलेकॉइड पे क्या होता है? जल का प्रकाशीय विवरण होता है। तो प्रोटॉन कहाँ प्रवेश करते हैं? थैलेकॉइड गुहा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, प्लास्टोक्विनोन से H+ आयन का स्ट्रोमा में थैलेकॉइड गुहा में आना, ठीक है। कैसे? कि जब प्लास्टोक्विनोन होगा, हम बात करते हैं पीएच सेकंड में जो प्रथम ग्राही होता है प्लास्टोक्विनोन होता है, पीक्यू होता है। पीक्यू से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है कहाँ आता है? पहले साइटोक्रोम बी पे आता है, बी6 से फिर साइटोक्रोम एफ पे आता है, साइटोक्रोम से कहाँ जाता है? पीसी पे जाता है। ये हमने पढ़ा था सिस्टम, ये तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? याद करो कि पीएच सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? प्लास्टोक्विनोन पे इलेक्ट्रॉन गया, फिर कहाँ आएगा? नीचे याद करो, साइटोक्रोम B6 पे आएगा, इससे कहाँ आएगा? साइटोक्रोम F पर आएगा, F से कहाँ आएगा? PC पे आएगा, PC से कहाँ जाएगा? PS फर्स्ट पे जाएगा। ये हमने पढ़ चुके। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गमन करेगा, इससे साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पे गमन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ में स्ट्रोमा से प्रोटॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ गमन करते हैं, तो प्रोटॉन मिलेगा। तो ये प्रोटॉन तो क्या होंगे? अंदर रह जाएंगे, हाँ, गुहा के अंदर रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर मुक्त हो जाएंगे। अब आपको उसका कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं बाहर से अपने घर पे जा रहा हूँ, बाहर से मेरा मित्र मेरे साथ जा रहा है, मैं घर पे अपने घर पे बाहर से आया, तो मेरा मित्र कहाँ आया? बाहर से मेरे साथ आया, वो मेरे घर में प्रवेश किया। अंदर करने के बाद मैंने मित्र को गेट पे छोड़ दिया। तो घर का जो गेट है वो क्या है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। मैंने उसको गेट के बाहर छोड़ दिया, मैं कहाँ हूँ? गेट के अंदर। तो आए हम कौन? 2 लोग, मैं और मेरा मित्र। तो मैं आया, मैं प्रोटॉन, मित्र आया, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। हम दोनों आए साथ साथ, लेकिन गया कौन? बाहर, मेरा मित्र गया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन कहाँ रह गया? घर के अंदर। घर क्या है आपका? थैलेकॉइड की गुहा। बात में आ गई? तो यहाँ एक कंडीशन होती है कि स्ट्रोमा से जब इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या है? प्रवेश करते हैं, परंतु ग्राही न होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और प्रोटॉन कहाँ आता है? स्ट्रोमा के थैलेकॉइड गुहा के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि PQ से H+ आयन का स्ट्रोमा से थैलेकॉइड गुहा में आना, उसका कारण होता है साइटोक्रोम से साइटोक्रोम F वाला, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कि NADP डिटेक्टर एंजाइम जो था, वो स्ट्रोमा में उपस्थित H+ आयनों का उपयोग करके NADPH2 का निर्माण कर देता है। क्लियर है? वापस समझ लो, ये मेरे पास थैलेकॉइड है, ठीक है। इस थैलेकॉइड में एक हिस्सा ये है, आने का रास्ता इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जा रहे हैं, H+ प्रोटॉन जा रहे हैं। एक रास्ता मैंने कहा ये है जो H+ अंदर भेज रहा है। तो मेरे पास प्रोटॉन आने के 2 रास्ते हैं, एक ये, एक और ये, जो बाहर से स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर भेज रहा है। और तीसरा मेरे पास जो है वो क्या कर रहा है? बाहर जो स्ट्रोमा में थे वो NADP से NADPH2 खर्च बना रहा है। तो मेरे पास क्या हुआ बच्चों? ये पूरा बाहर का स्ट्रोमा है, ये तो क्या है मेरे पास? स्ट्रोमा, और ये अंदर क्या है? ग्रेना पार्ट। तो स्ट्रोमा के अंदर भी जो H+ थे वो NADPH2 बनाने काम आ गए। तो क्या हो गई? बाहर क्या हो गई? कमी, अंदर क्या हो गया? अधिकता। तो हमारे पास इसके अंदर जो कैविटी है, गुहा है, इसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन संख्या बढ़ जाएगी कि प्रोटॉन 2 आ रहे हैं, और बाहर क्या हो जाएगी? खर्च हो रहे हैं बाहर, इसलिए क्या होगी? कमी हो जाएगी। अंदर तो बढ़ गए, बाहर क्या हो गए? खर्च हो गए, तो क्या हो गई? कमी हो गई। क्लियर है? तो अब जब ये 2 रास्ते आने के हैं, एक खर्च कर रहा है और एक रास्ता इसका वापस आने का है, बाहर निकलने का रास्ता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये जो क्लासरूम है, जब हम इसमें 1 बाय 1 आते रहते हैं, एक साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छुट्टी होती है, जो बाहर निकलते हैं एक साथ, तो क्या होता है? धक्का मुक्की होती है, फोर्स पैदा होता है। क्यों? आए तो एक ही करके थे, अब जा रहे हैं कैसे? एक साथ बाहर निकलना चाह रहे हैं हम सारे के सारे। तो क्या होगा? एक बल उत्पन्न होता है। इस बल को बोलते हैं प्रोटीन मोटिव फोर्स, प्रोटोन मोटिव फोर्स कहते हैं, PMF, ठीक है। तो वो चीज़ समझाई गई यहाँ पर। मान लीजिए कमरा है, गुहा है, और आप क्या हैं? प्रोटॉन है। तो आप एक एक करके आ रहे हैं अंदर, कमरा भर गया। लेकिन आप जब जाते हैं तो क्या होगा? दबाव होगा, अंदर जब घुसा हो जाएंगे तो क्या होगा? दबाव होगा, तो फिर बाहर भेजा जाएगा, प्रेशर से बाहर भेजा जाएगा। ऐसे होता है ना?
ऐसे मूवी सिनेमा हॉल में होता है कि एक एक करके टिकट लेके एक लोग आते हैं, एक जब हॉल शो छूट जाता है, खत्म होता है, मूवी खत्म हो जाती है, तो सब बाहर से निकलते हैं, भीड़ निकलती है एक साथ, तो बल उत्पन्न होता है। तो वो चीज़ें समझाई गई है। तो यहाँ क्या समझाया है, देखो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या कम होती है, स्ट्रोमा मतलब बाहर की साइड संख्या कम होती है, जबकि थैलेकोइड गुहा में प्रोटॉन का संचयन होता है, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है। इसके कारण थैलेकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न जाती है। प्रोटॉन प्रवणता मतलब इसके अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, बीच में क्या रह गई, थैलेकोइड की झिल्ली, झिल्ली के अंदर ज़्यादा है बाहर क्या है, कम है। तो इस कम ज़्यादा क्या बोलेंगे, प्रवणता उत्पन्न हो जाती है तथा गुहा का पीएच कम हो जाता है, क्योंकि अंदर H+ बढ़ गए, तो H+ बढ़ना क्या रहेगा, क्या पीएच का कम होना, एसिडिक हो जाती है, पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाता है। थैलेकोइड गुहा में H+ के बढ़ने के कारण, H+ के बढ़ने के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव बल कहते हैं इसको। और ये बल क्या करता है, इन H+ को बाहर भेजने का काम करता है। क्या करता है, बाहर भेजने का, कि अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या हुआ, बाहर जाओ। जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम देने आए, शीट आपके रूम में कितनी है, 20 हैं, एग्जाम देने लोग आ गए 30, तो बैठने की जगह तो 20 ही हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 लोगों को वापस से बाहर भेज देंगे, भाई जाओ अंदर। तो यहाँ पे भी जब प्रोटॉन संख्या बढ़ जाती है अंदर, तो एक फोर्स पैदा होता है, और उस फोर्स के द्वारा क्या होता है, उन प्रोटॉन को बाहर निकाला जाता है। और जो ये प्रोटॉन बाहर आते हैं, वो एक विशिष्ट प्रकार के एटीपेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रू आते हैं। और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो भाग होते हैं, देखो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे एरा। इस बल के कारण प्रोटॉन को झिल्ली के बाहर और भेजा जाता है। गुहा से प्रोटॉन एक विशिष्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा बाहर आते हैं। किसके द्वारा आते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यह एंजाइम कॉम्प्लेक्स एटीपेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एटीपेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और इसमें दो प्रकार के पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं इस एंजाइम के। एक होता है F0, एक होता है F1 या F0 F1 कहते हैं। कैसे होता है बच्चों, ये देखो मैं समझता हूँ आपको। ये मेरे पास झिल्ली है थैलेकोइड की, ठीक है, ये बाहरी झिल्ली आती झिल्ली है। तो इसमें एक तो होता है वो यहाँ होता है ऐसे मान लो, चाहे इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ आपको सामने, ऐसे बना लें आप लोग। कैसे बना लें, ऐसे टीटी के बैट जैसा होता है। इसमें ये हिस्सा जो होता है, ये वाला कहलाता है F1 और ये कहलाता है F0। क्लियर है, दो भाग हो गए, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। ये जो भाग होता है, जो झिल्ली में धसा होता है, ये एक टनल का काम करता है, क्या करता है, चैनल का काम करता है, जिसमें से प्रोटॉन जाते हैं, रास्ता देता है प्रोटॉन को। जैसे दरवाजा हमारा होता है, रास्ता देता है मुझे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये बाहर निकलता है। बाहर जो F1 होता है वो एक्टिव होता है, इस पर एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है एटीपेज। कौन सा एंजाइम होता है, एटीपेज, जो इस ऊर्जा को ग्रहण कर एडीपी को और पीआई को मिलाकर एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यह कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो भाग होते हैं। पहला होता है F0, यह झिल्ली में अंतः स्थापित होता है तथा एक चैनल का निर्माण करता है जिससे प्रोटॉन बाहर आते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन के विसरण के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रोटॉन का विसरण। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन विसरण के लिए उत्तरदायी। क्या होता है, ये विसरण के लिए उत्तरदायी होता है। ये तो कौन सा होता है, F1, जो सुसाध्य विसरण करता है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है। दूसरा होता है F1, दूसरा कौन सा होता है, F1 जो बाहर दिखाया गोला वाला भाग, ये क्या F1 है। यह थैलेकोइड की बाह्य सतह पर उपस्थित होता है। पहली बात, जो स्ट्रोमा की ओर होती है, बाहर की होती है, स्ट्रोमा की ओर होती है, ठीक है। इस पर एंजाइम एटीपेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है, ये लिखा मैं तो कोई लिखा एटीपेज होता है। यह एटीपेज एंजाइम एडीपी और पीआई, एडीपी और तथा लिख सकते हो आप, तथा पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण कर देता है। क्लियर है, इस प्रकार हमारे पास एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आता है मेडिकल में कि स्वप्राशन परिक्रमा के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, इनमें से कौन कौन से आवश्यक होते हैं। तो देखो ये लाइन लिखी मैंने, एक झिल्ली चाहिए होती है, पहला। एक प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, दूसरा। प्रोटॉन प्रवणता चाहिए होती है, तीसरा। और एटीपेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए, 4।
झिल्ली, थैलेकोइड की झिल्ली एक पार्ट, प्रोटॉन पंप, आयनों को भेजने के लिए पंप चाहिए होता है, तो F0 F1 हो गया। प्रोटॉन प्रवणता बाहर अंदर ज़्यादा है, बाहर कम या कम अंदर कम बाहर ज़्यादा, प्रोटॉन प्रवणता हो गई। और एटीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये चाहिए होता है, जिसके द्वारा हमारे पास प्रोटॉन से ऊर्जा निर्माण होता है। तो इस पूरी बात को मैंने डायग्राम समझाया जो आपके एनसीईआरटी डायग्राम है। देखो इस एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ये मेरे पास बच्चों थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, दे रखी है, ये दोहरी मेम्ब्रेन है, थैलेकोइड झिल्ली है। आगे समझ में, इसके अंदर बहुत सारे एचपीएस भरे हुए हैं। यहाँ मैंने दे रखा है PS सेकेंड, ये दे रखा है साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, PS फर्स्ट, और ये दे रखा है एटीपीएच एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इससे प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं, इससे प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। ये एडीपी से खर्च कर रहा है क्योंकि ये क्या भाग है, स्ट्रोमा भाग है। क्या है ये, स्ट्रोमा भाग है, भाग थैलेकोइड भाग स्ट्रोमा भाग है। ये जो दिख रहा है आपको, ये अंदर गुहा है, ये क्या है, गुहा है। इस गुहा में प्रोटॉन यहाँ से भी आ रहे हैं, इस गुहा में प्रोटॉन यहाँ से भी आ रहे हैं, और बाहर स्ट्रोमा वाला खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ खर्च हो रहे हैं, तो बचा क्या हमारे पास, ये पूरा भर जाएगा अंदर कैविटी में। तो कैविटी में प्रोटॉन संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ने से क्या, बाहर कम हो गई, स्ट्रोमा में अंदर बढ़ गई, बढ़ने से क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा। कौन सा बल उत्पन्न होगा, PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस कारण क्या होंगे, प्रोटॉन बाहर धकेल दिए जाएंगे। जब बाहर दिया जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कहाँ जाएगा, F0 से F1 पे आएगा। F1 पे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एटीपी एंजाइम होता है। ये एंजाइम कर देता है एडीपी और पीआई मिला के एटीपी का निर्माण कर देता है, जिससे हमारे पास एटीपी ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को समझाया था किसने, पीटर मिशेल ने समझाया था। इसलिए इसके नाम से, क्योंकि ये कैसी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए थी, इसलिए नाम दे दिया इसको रसायन परिकल्पना, रसोप्रासरणी परिकल्पना नाम दिया। और इसके द्वारा हम एटीपी के निर्माण की समझाते हैं, किस प्रकार से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप सब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिए इसको।